थ्योरेटिकल भी देखें, क्योंकि 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत हद तक थ्योरेटिकल भी है। तो जो कर रहे थे उसका थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि टाइम सीरीज में पहला हिस्सा तुम लोग यही लिखा था कि टाइम सीरीज एक तरह से एक डेटा है जो समय के साथ क्या है, दिया है, इसके हॉरिजन में दिया है, समय के साथ दिया है। तो डेफिनेशन क्या लिखा था? ए सीरीज ऑफ वैल्यू, ए सीरीज ऑफ वैल्यू of some business or economic variable. Tell me the business and economic variable के कुछ नाम, बिजनेस एंड इकोनॉमिक वेरिएबल के कुछ नाम। वेरिएबल जो चेंज होता है, प्रॉफिट, सेल्स, प्रॉफिट, सेल्स, ये सब क्या हो गए? बिजनेस वेरिएबल। और वो हमेशा एक समय के साथ है, इस साल इतना, अगले साल इतना, अगले साल इतना। स्टैट्स का मतलब ही है उसको एस्टिमेट करना, पहले से तैयारी करना। फैक्ट्री प्रोडक्शन कितना करोगे? अब मान लो कि अभी ये ठंड खत्म है, लेकिन अभी एक चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चल रहा होगा। कौन सा चीज का? एसी का। अचानक मार्च में, अप्रैल में डिमांड आएगा तो अचानक तो मैजिक नहीं है भाई। कितना हो सकता है डिमांड? एक हम लोगों से ज्यादा तो वो वेदर फोरकास्ट का बहुत बेहतर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मालूम है अपना धंधा उसी पे डिपेंड करता है। कहीं उस दिन अपॉर्चुनिटी खत्म ना हो जाए, मतलब लोग खरीदने वाले हो और हमारे पास सामान ही बेचने लायक न रहे। तो उनकी तैयारी बहुत कुछ इस एस्टिमेशन पे डिपेंड करती है कि भाई पास्ट ट्रेंड का हाल क्या था, आने वाले समय में वेदर क्या होने वाला है। तो बिजनेस में जो बड़े लेवल के फैसले हैं, जो बंदा ये बहुत बेहतर समझ पाता है, कंपनी उसको ढूंढ ढूंढ के रखती है भाई। जिसका प्रिडिक्शन एक परफेक्शन की तरफ जाएगा कि भाई रख इसको, ये हमें गाइड करता रहेगा कि करना क्या है, एक प्रिडिक्शन की कहानी। तो वहां पे अब अगला ये हेल्प भी लेता है, बहुत सारे और भी कैलकुलेशंस हैं। तो मैंने कहा ना कि आप भले ही कह रहे हो ठंड, बट ये जो जनवरी करीब करीब आ गया, उनको मालूम है कि मार्च से डिमांड अचानक बढ़ेगा, मार्च अप्रैल मई जून। और इसीलिए जब मई और जून के आखिरी दौर में होते हो ना, तो ब्रांडेड बढ़िया फैन नहीं मिलेगा तुमको उस समय। ब्रांडेड बढ़िया फैन नहीं मिलता है व्हेन यू आर एट अ व्हाट, एंड ऑफ मई या जून। रीजन, तब बिक चुका होता है ब्रांडेड। वो लोग उस डिमांड को कवर ही नहीं कर पाते हैं। और उस समय लोकल फैन बहुत बिकता है, बिकॉज उनका शुरू में नहीं बिकता, शुरू में सब ब्रांडेड घुसते हैं। और एक दौर आता है जब मई में एक इंसान की मानसिकता, सब लोग एसी अफोर्ड नहीं करते, तो भाई गर्मी को मारने के लिए भाई एक तो टेबल फैन जरूर ले ले, कि ऊपर वाला सीलिंग फैन से काम नहीं हो रहा है। तो बिकता क्या है उस मई के आखिरी और जून में? टेबल फैन। और ब्रांडेड है नहीं, तो जो तो नाम देखेगा उस समय, जो तो नाम देखेगा और वो बिकता है। ऑल हैव ए बिजनेस रिपरकेशन। बड़ी कंपनी चाह के भी नहीं कर पाती, जानती है कि भाई यही 2 महीना, फिर क्या करेंगे? 10 महीना, 10 महीना तो और बिकेगा नहीं। ठीक है, कोशिश करती है जितना ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, बेच पाए। तो एक सारे बिजनेस रिएक्शंस हैं जिनके लेकर के उनको सोचना पड़ता है कि भाई पहले से तैयार रह, अचानक बढ़ेगा। भले ही आज आइसक्रीम नहीं खा रहे हो, बट अब 1 महीना के बाद तो टूट पड़ोगे आप। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, उनको प्रोडक्शंस के हिसाब से रेडी करके क्या है, रखना पड़ेगा सारी चीजों को, फ्रीजिंग वो।
तो इसी टाइम सीरीज में बिजनेस एंड इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब ही वही रहा, और एक तो समय रहेगा ही। तुम ईयर पे बना रहे थे, बट मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है, बिजनेस और इकोनॉमिक वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस अगला पार्ट है। भाई जो एस्टिमेशन कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है? और यदि एडजस्ट करना पड़ सकता है तो अब बात उसकी करने वाले हैं कि वो क्या क्या चीजें एस्टिमेशन के पहले उसको ठीक कर लो, एस्टिमेशन के पहले उसे ठीक कर लो। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में वी आइडेंटिफाई द व्हाट वेरियस फोर्सेस एंड फैक्टर्स फॉर द व्हाट फ्लक्चुएशन। कौन सी चीज है जो उसे फ्लक्चुएट कर सकती है, और उस इक्वेशन को बनाने के पहले या मूविंग एवरेज निकालने के पहले कोशिश करो कि डेटा को पहले क्या करो, एडजस्ट कर लो। कहीं एस्टिमेशन गड़बड़ हो गया तो फिर वो बकवास हो जाता है। तो फिर नीचे थोड़ा बहुत ज्ञान अब उसी पे। टाइम सीरीज में लास्ट ऊपर तक लिखा था आधा मेरे ख्याल से, बाकी क्या आधा अब बात करेंगे कि वो जो डेटा है उस डेटा में हम लोग बहुत सारे फोर्सेस और फैक्टर्स जो फ्लक्चुएशन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो बोला भाई कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ठीक करना पड़ता है कंपेयर करने से पहले? कैलेंडर वेरिएशन। अब भाई पिछला साल फरवरी में 28 दिन था भाई, इस बार 29 दिन होगा। पहले तो वो ठीक कर लो कंपेयर करने से पहले। तो कैलेंडर का वेरिएशन यानी नंबर ऑफ डेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए वीकेंड हॉलीडेज, क्योंकि वो लोग बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके उसको कंपेयर करते हैं। एक वो लोग बोले कि क्या वेरिएशन जरूरी हो सकता है कैलेंडर का, पहले वो ठीक कर लो कि पिछला वाला फरवरी और इस वाले फरवरी में अंतर होगा, पिछले वाले फरवरी और इस वाले फरवरी में अंतर होगा। साथ ही साथ एक और वेरिएशंस की बात करेंगे, चला पॉपुलेशन चेंज। भाई आबादी भी बढ़ गई है, घट गई है, तो उससे रिलेटेड कोई चेंज है तो बोला इसीलिए तो हम लोग टोटल नहीं लेके क्या सोचते हैं, पर कैपिटा पे। महंगाई जो परसों पब्लिश हुई तो मोदी जी को चिंता हो गया, यदि महंगाई इसी तरह क्या है बढ़ी तो लोग तो गुस्सा हो जाएंगे भाई। तो कभी कभी टेंशन हो जाता है। द इन्फ्लेशन रेजेस टू वॉट 5.73, बैंक वाला 6% ब्याज ही देता है, महंगाई है 5.73। तो नेट जो पड़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, भाई नॉमिनल इंटरेस्ट बैंक वाला 6 दिया, महंगाई हो गई इतना, तो बचा के लाभ का हुआ। तो नेट इंक्रीज तो 0.2 से भी नहीं बढ़ेगा भाई। एक तो मन मार के पैसा रखा कि अभी मजा नहीं लेना, बाद में लेंगे, और ऊपर से महंगाई उस इंटरेस्ट से क्या हो गया ज्यादा, तो काहे मन को मारना। इससे बढ़िया एक तो बाद में और कम मिलेगा, तो अभी मजा ले ले भाई खर्चा करके, फैक्ट्री आउटपुट घटा जो भी, और यही महंगाई थोड़ा और बढ़ गई तो तुम मोदी जी को हरा ही देंगे हम लोग। क्या चलाते हो देश, टेंशन होगा, वो कूल डाउन करने का उपाय करेंगे कि भाई मार्च तक मत बढ़, अप्रैल मई तक, अप्रैल तक मत बढ़, उसके बाद भले क्या है बढ़ जाना तू, बट इलेक्शन तक मत बढ़, टेंशन में रहेंगे। और उधर आरबीआई के गवर्नर का भी हाल बुरा होता है। एक जगह आर्टिकल में पढ़ा था कि 2 या 3 मतलब एक क्वार्टर या सॉरी 3 क्वार्टर लगातार बढ़ा तो सरकार पूछ लेती है तुम लोग कर क्या रहा भाई, जब उसको कंट्रोल डाउन ही नहीं कर पा रहा है, शुड बी रिस्पॉन्सिबल। उनको फिर उस दिन जाके ज्ञान देना पड़ता है। तो उनको भी टेंशन होता है आरबीआई के गवर्नर को कि भाई अचानक 3 क्वार्टर में एक सर्टेन रेट से ऊपर, क्योंकि 5.7 बहुत ज्यादा है,
बैंक के ब्याज के 6 साढ़े 6% के ब्याज पे यदि देखा तो प्राइस चेंज को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है कि सेल्स का अमाउंट यदि आप कंसीडर कर रहे हो और आपने अपने सामान का दाम बढ़ाया है, तो सामान का दाम बढ़ाया है तो कौन सा ज्यादा भाई, उसको भी ठीक ठाक कर लो। एंड लास्ट इज व्हाट, कंपैरिजन पर्पस में मीनिंगफुल डिफिनेशन, ज्योग्राफिकल कवरेज। जैसे कि अभी ख्याल आ रहा था, कुछ कंपनियां सोच रही होगी 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो सामान ज्यादा बिकेगा, तो बोला ना उस दिन तो सरस्वती पूजा है, फिर तो दोनों एक ही साथ हो गया भाई। अलग अलग होता तो थोड़ा सा दिखता, तो कंपेयर करते वक्त उनको भी थोड़ा सा क्या है, सोचना पड़ेगा। तो चीजों को कंपेयर करने से पहले आपको चीजों को कुछ क्या करना होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। दे हैव टू बी रेडी, वो लोग कॉन्शियस रहते हैं। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि वो सब चीज डिसाइडेड है उनके पास, ये होगा, इससे थोड़ा कम होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा। लेट थ्योरेटिकल पार्ट में कि आखिर कौन कौन सी 4 चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम सीरीज एनालिसिस करने से पहले। दो नंबर वाले हिस्से में ज्यादातर तो थ्योरी ही थ्योरी है। पेज नंबर 279 के बाकी के आधे हिस्से पे लिख रहे थे आप लोग।
टाइम सीरीज एनालिसिस करने के पहले क्या किया जा रहा है? डेटा को कॉम्पैटिबल बनाया जा रहा है। और डेटा को कंपैटिबल बनाने के लिए ये 4 एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। हो गया? अगला टुकड़ा, ये तो एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। एक वर्ड तुम लोग सुना था, कंपोनेंट। मतलब आईएफएस में पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ आईएफएस, कि जब आप पढ़ोगे आईएफएस तो क्या क्या पढ़ना जरूरी है। उसी तरह टाइम सीरीज जब एनालिसिस करोगे तो उसके कंपोनेंट कितने कंपोनेंट, क्योंकि सिर्फ एक के जानने से नहीं हो सकता है। आप लीस्ट स्क्वायर जो देख रहे थे उसमें कौन सा पार्ट था? स्ट्रेट लाइन। कौन सा हिस्सा देख रहे थे? जरूरी तो नहीं है भाई स्ट्रेट लाइन ही होगा। जरूरी नहीं है कि चीजें हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होंगी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर बढ़ना और घटना भी हो सकता है, पैराबोलिक कर्व भी हो सकता है। तो एनालिसिस करने के पहले आप जो पिछला देखे, आप उसे देखते हो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस में आप एक ट्रेंड और सेकुलर ट्रेंड जो देख रहे थे तो वो स्ट्रेट लाइन का था, लीनियर। बट उसमें क्या हो सकता है? नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो कंपोनेंट में पहले तो एक ट्रेंड रिलेटेड देख रहा था, फिर दूसरा क्या है? सीजनल वेरिएशन। सीजन के कारण भी होता है, एक ही साल में बहुत सारे सीजन्स। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, मंदी का दौर, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और साथ ही साथ कुछ इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट यदि हो गए तो भी ध्यान रखना पड़ता। बोला इरेगुलर रैंडम ये तो समझ में आता है। बोला इरेगुलर रैंडम क्या हो गया? अब इरेगुलर रैंडम में क्या हो गया? इजराइल ने हमास पे हमला कर दिया, ये सभी है इरेगुलर एंड व्हाट रैंडम। ये तो घटना हो गई, ये सब तो इस तीनों के दायरे में नहीं आया भाई। उसके कारण कुछ हो सकता फ्लक्चुएशन। तो ध्यान रख, 4 वर्ड तुझे इस चैप्टर में बहुत बार मिलेगा देखने को। टी, एस, सी और आई। टी, एस, सी और आई। टी स्टैंड्स फॉर व्हाट? ट्रेंड के लिए। एस फॉर सीजनल वेरिएशन, सी फॉर साइक्लिकल फ्लक्चुएशन एंड आई फॉर व्हाट? इरेगुलर और रैंडम मूवमेंट। रैंडम कभी भी किसी भी तरह। तो चलिए, ये 4 कंपोनेंट ड्यू टू द अबव ओवर चेंजिंग द इफेक्ट वाई का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो वाई जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो चेंज हो सकता है। अब थोड़ा सा इसी को पकड़ पकड़ करके एक एक के बारे में बात करेंगे। पेज 280।
चलिए, तो y की वैल्यू इन चारों के कारण क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। पहले ट्रेंड वाले पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। ट्रेंड पे एक हिस्सा तो पढ़ चुके आप। ट्रेंड एक तुम्हारा रहा लीनियर और स्ट्रेट लाइन, तो दूसरा क्या हो सकता है, नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर, जो भी बोल लो। एग्जाम में तो पूछा है नहीं, बट दो सवाल इस पे बात करेंगे, एक एक सवाल अलग, यदि आपसे पूछा तो। सीजनल, उसके बाद बात करने वाले सीजनल वेरिएशन में एक तो क्लाइमेट एंड वेदर का तो रहता ही है, और कभी कभार वॉट, कुछ फेस्टिवल का पार्ट भी क्या है, अफेक्ट कर देता है। तो सीधा सीधी चल, ट्रेंड एंड सेकुलर ट्रेंड, सीजनल, तो तीसरा कौन है, साइक्लिकल। कभी पढ़े होंगे बिजनेस साइकिल के चार फेज, कौन कौन, बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल, एक्सपेंशन, प्रॉस्पेरिटी, डिक्लाइन, रिकवरी, तो नाम है। एक तरह से प्रॉस्पेरिटी को बूम भी बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी को बूम, यानी बहुत बढ़िया चल रहा है इकोनॉमी। डिक्लाइन यानी गिर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसको, इकोनॉमी गिर रही है, कोई ना कोई घटनाक्रम होगा जिसके कारण गिरना, मान ले कोविड, गिरा रहा है। डिप्रेशन मंदी के दौर में हो, मतलब एक होता है कि एकदम ऊपर हो, बूम, गिरना चालू किए तो गिरने वाले फेज को डिक्लाइन, एकदम नीचे चले गए, अब इससे नीचे नहीं जा रहे हो तो डिप्रेशन, या इसको ट्रफ भी कहते हैं, ट्रफ यानी गड्ढा यानी गर्त। एक ही चीज के बहुत सारे नाम है, प्रॉस्पेरिटी यानी वॉट, बूम, डिक्लाइन घटना, कॉन्ट्रैक्शन, नीचे की तरफ जा रहा है, एकदम नीचे चला गया, ट्रफ। फिर कभी कभी रेसेशन, रेसेशन यानी मंदी। अब रेसेशन गिरने को नहीं बोल के एक लास्ट वाले स्टेज को ही क्या बोल दिया, रेसेशन, की मंदी का दौर चल रहा है। रिकवरी, चीजें थोड़ी सी अब सुधर रही हैं, यानी फिर बढ़ना क्या हुआ, चालू हुआ। तो जिंदगी एक उतार चढ़ाव की तरह जैसे हार्ट बीट चलता रहता है, क्योंकि सीधा हो गया तो गए सीधा हुआ तो उसमें उतार चढ़ाव क्या है, रहेगा तो ही बचे हो। सीधा आना मतलब ही कहानी, तो इकोनॉमी भी उसी तरह चलती है। रिकवरी, या उसको थोड़ा थोड़ा बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशन, थोड़ा सा सुधार हो रहा है। तो एक इकोनॉमी का फेज है, चलता रहता है उसी तरह। उसी को बोला जा रहा व्हाट, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन या वेरिएशन, बिजनेस साइकिल के चारों फेज। और चौथा और आखिरी की बात हो रही थी, कौन सा, इरेगुलर। इरेगुलर कुछ अनफोर्सिन यानी घटनाएं होती नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल। इट मे बी फ्लड, ड्रॉप, वॉर, अर्थक्वेक, फेमिनाइन, लेबर स्ट्राइक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, कुछ भी हो सकता है। दीज आर कॉल्ड वॉट, इरेगुलर और वॉट, रैंडम मूवमेंट। तो टाइम सीरीज के डेटा को आंख बंद करके ऐसे ही नहीं ले लेते हम लोग, सब एंगल से उसे क्या है, थोड़ा सा देख लिया जाता है कि भाई इसका इफेक्ट जो है पहले हटा लो, ये इफेक्ट तो जरूरी नहीं है कि आगे होगा। तो वो जो चार ऊपर में लिखा था, TSCI,
चलिए थोड़ा सा कर्वी लीनियर पे एक दो सवाल देख लीजिए। टाइम सीरीज एनालिसिस में यदि कर्वी लीनियर रिलेशन रहा तो क्या करोगे? पेज नंबर, चाहो तो उनका चारों का नाम भी कुछ अलग अलग लिख सकते हो। प्रॉस्पेरिटी का दूसरा नाम बूम, प्रॉस्पेरिटी का दूसरा नाम बूम, डिक्लाइन का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन डिप्रेशन का रेसेशन, ट्रफ, TRUGH, ट्रफ, रेसेशन या ट्रफ, और रिकवरी में एक्सपेंशन। तो पेज नंबर 280 में बेसिकली आप कहानी लिख रहे थे, जो कुछ आप सीखे हो उसी के बारे में। इरेगुलर मूवमेंट को क्या बोला गया था? आई। क्या बोला गया था? आई। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे थे अदर मैथमेटिकल मॉडल, अदर मैथमेटिकल मॉडल, पेज नंबर 297। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर आप जो अभी तक सीखे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपका था स्ट्रेट लाइन में। लेकिन यदि वो स्ट्रेट लाइन की जगह कुछ दूसरा रहा तब क्या करोगे? मतलब टाइम सीरीज डेटा आप तो सोच रहे थे कि वो सीधा जाएगा, एस्टिमेट कर लिए। जब इसकी रफ्तार कुछ ऐसी रही तब, जब इसकी रफ्तार कुछ ऐसी रही तब, मैथ्स इन सब का सॉल्यूशन देता है, उसके इक्वेशन चेंज हो जाते हैं। इस लाइन का इक्वेशन तो तुमने देखा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बट इस लाइन पे भी उसका एक इक्वेशन है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, तेजी से बढ़ना। इसका इक्वेशन बन जाता है y इक्वल टू ए बी टू दावर एक्स, ए बी, यानी कहानी बदल जाएगी। तो आप जो सीखे थे, अब ये एक पैराबोलिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक के भी अलग अलग लेवल, क्वाड्रेटिक के भी अलग अलग लेवल हैं। चला दो छोटा छोटा एक दो सवाल की बात कर ले। पहला आजा, ये जो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का फीलिंग क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वर्ड में यूज होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। क्या होना? तेजी से बढ़ना।
एक होता है कि नॉर्मल आप अपने रफ्तार से बढ़ रहे हो, एक्सपोनेंशियल ये हो गया इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जगह अब जो तू लिखने वाला है वो है एक्सपोनेंशियल कर्व। कौन सा कर्व? एक्सपोनेंशियल कर्व। उसका इक्वेशन ट्रेंड वैल्यू का y इक्वल टू क्या देखा? ए बी टू द पावर व्हाट? एक्स। अब सॉल्व कैसे करेगा भाई? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का हेल्प ले लेते हैं। पढ़ेगा बेसिक, बस खाली लिख के अभी छोड़ दे रहा हूं। लॉग y इक्वल टू, अब यदि इस पूरे के लॉग को मैं तोड़ू, पूरे के दोनों तरफ लॉग लिए, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद जब तोड़ेंगे तो a इंटू बी टू दावर एक्स है, a इंटू, तो उसके कारण मल्टीप्लाई वाला हिस्सा लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग बी, पावर जो एक्स होता है ना, उस केस में लॉग में ये चला जाता व्हाट? एक्स लॉग बी। क्या हो जाएगा? एक्स लॉग बी। तो इसको जब लॉग लिया तो इक्वेशन हो गया ये। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन की तरह बनाने के लिए लॉग वाई को एज्यूम कर लिया। चल, अब इसको स्मॉल वाई रखा तो इसको क्या बोल दिया? कैपिटल वाई। लॉग ए, लॉग ए, कैपिटल ए बोल दिया। इसको बोल दिया लॉग बी को क्या? कैपिटल बी। लेट की लॉग वन स्मॉल वाई इक्वल टू वाई, लॉग ए कैपिटल ए, लॉग बी वॉट? तो क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू ए प्लस एक्स। अब ये जब बी हो गया तो बी को पहले लिख के एक्स तो लिख ही सकता हूं। तो बोला ये भी तो कुछ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में डाल दिया। बट ए की वैल्यू क्या होगी? लॉग ए। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? और बी की वैल्यू क्या होगी? लॉग ए बी। वो जो ए और बी निकालने के लिए जो जरूरत पड़ता है, अब हम लोग लॉग वाई वाले वैल्यू से चलने वाले हैं। तो सीधा सीधा समझ लो कि एक्सपोनेंशियल कर्व हो सकता है कभी दे के पूछ दे कि बताओ एक्सपोनेंशियल के लिए कौन सा इक्वेशन जाएगा। एक्सपोनेंशियल के लिए कौन सा इक्वेशन में भी मान लिया कि सवाल नहीं पूछा, पूछा नहीं आज तक, और वो पूछेगा भी नहीं क्योंकि लॉग की वैल्यू से बढ़ा देती है कैलकुलेशन। बट इक्वेशन देके तो पूछ ही सकता है कि भाई ये कौन सा कर्व में जाएगा, ये कौन से कर्व में जाएगा, या एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए कौन सा इक्वेशन, नीचे तीन चार अलग अलग इक्वेशन दे देगा। पहला हिस्सा लिख 297 में अदर मैथमेटिकल इक्वेशन।
एक्सपोनेंशियल कर्व। बाकी तीन इक्वेशन लिख लो, क्वाड्रेटिक सबसे लास्ट में लिख लेना, क्योंकि कोई एक इक्वेशन को देके उसका नाम भले ही पूछ ले, सॉल्व करने को मे भी ना बोले। तो बाकी तीन इक्वेशन डायग्राम एक्सपोनेंशियल का बस एक फीलिंग के लिए दिया था, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अच्छा, बाकी तीन इक्वेशन, एक रहा लॉजिस्टिक कर्व, y टू द पावर व्हाट, a प्लस b इंटू सी टू द पावर x। मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व, वो जो मल्टीप्लाई हुआ था सी भी आ गया, a प्लस बी मल्टीप्लाइड सी टू द पावर x। एंड गॉम्पेट्स कर्व, log y, ये रहा वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ याद रखोगे एमसीक्यू में यदि किसी ऑप्शन के साथ उसका नाम क्या करे, पूछ दे, सवाल में भी नहीं देगा उस पे, बट वो कम से कम ऑप्शंस में दे सकता है कि मैथमेटिकल मॉडल में कौन सा कब किस समय यूज होता है। तो ये तीन इक्वेशन लिख लो कम से कम। फिर कर्वीलीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे। चला, अब बात कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हो सके कभी लगे कि देना हो तो दे दे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? वा हैं? द्विघात समीकरण। चल बोल। ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए है, ले दे के इसको आगे कर, या इसको क्या कर, बाद में कर ले। ठीक है, वेरिएबल भले ही अलग अलग लोग अलग यूज करें, बट पहले वाले में कोई नहीं, फिर क्या, एक्स, और दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर बढ़ जाएगा। लिखने को कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वॉट सी, ये भी चलेगा। कहने का मतलब अब क्या हुआ, सी वाले जगह पे कौन आ गया, मतलब दो वेरिएबल है, तू उसे चाहे जो बोल ले, तू चाहे उसे जो बोल ले, तेरी मर्जी है। बट ये मत सोचना कि ये ए और ये बराबर है। ये ए बराबर है किसके, सी के, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर के साथ है। तो लिखने को कभी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वॉट, ये भी लिखते हैं। ठीक है, चल इधर से भी शुरू कर लिया, तेरी मन, मतलब बात होता है ना कि जो बुक्स में नॉर्मली दिख जाता है इंसान उसी को क्या करता है, ले लेता है।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिया व्हाट, ओके, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट का स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन तुम्हारा क्या होगा, देगा एक इक्वेशन को फ्रेम करेगा जिसमें एबीसी क्या है, कांस्टेंट है, एबीसी क्या है। अब हमको सॉल्व करके क्या निकालना होगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू एंड व्हाट। जब तीन तीन वैल्यू निकालना है तो नेचुरली इक्वेशन भी तीन बनेगा, नेचुरली इक्वेशन भी तीन बनेगा। सबसे पहले y वाले का पहला इक्वेशन बोल, स्ट्रेट लाइन वाले का पहला इक्वेशन बोल। समेशन y इक्वल टू क्या था उस समय, na प्लस बी समेशन x ना बाबा। स्ट्रेट लाइन में दो इक्वेशन था, भूल गया सब। समेशन y इक्वल टू व्हाट, na प्लस बी एक्स, और दूसरा में क्या था, सब में x जुड़ रहा था तो क्या था, समेशन एक्स वाई ए समेशन एक्स प्लस व्हाट, बी समेशन एक्स स्क्वायर, यही था। देख, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए इसी में थोड़ा आगे पीछे बढ़ रहा हूं, इसी में क्या कर रहा हूं, आगे पीछे बढ़ रहा हूं। समेशन वाई एन ए प्लस वॉट, बी समेशन एक्स, सी भी लाना पड़ेगा ना, एक्स को बढ़ाते जा, सी समेशन, समझ में आया। जब स्ट्रेट लाइन था तो वही मामला रुका था, जब क्वाड्रेटिक होगा तो तीसरे इक्वेशन के लिए तीन इक्वेशन बनाएंगे, तो पहला ये रहा, दूसरा वाला में जाएगा ही नहीं, एक्स वाई का एक्स वाई रहा, इधर तो बच्चे नहीं ना, इधर बढ़ रहे थे, ये भी वही रहा, ये भी वही रहा, इधर बोल एक्स क्यू, बहुत बढ़िया, दूसरा इक्वेशन हो गया। आगे बढ़, तीसरा इक्वेशन बोल, समेशन एक्स जुड़ा था ना, बोल अब एक्स बढ़ेगा ना, एक्स स्क्वायर वाई, इधर बोल ए समेशन, इधर बोल, इधर बोल, इतना मैथ जानता बुद्धता नहीं होता है। तीन इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये तीन इक्वेशन बनेगा। अब तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पिछली बार क्या लिखा था, ए इक्वल टू क्या कर दिया था, समेशन वाई बाई एन कर दिया था ना, बट अभी तो सी भी है भाई, तो नेचुरली इसमें से तो ये आएगा नहीं क्योंकि इसका भी कहानी है। एक्स को कुछ इस तरह से लेते थे कि समेशन एक्स क्या हो जाए, जीरो। अब समेशन एक्स तो माइनस प्लस के कारण जीरो हो सकता था, बट एक्स स्क्वायर तो नहीं हो सकता ना, बट एक्स स्क्वायर भले ही ना हो, बट एक्स क्यूब फिर जीरो हो सकता है। एक्स क्यूब क्या होगा, क्योंकि साइन तो माइनस का माइनस रह ही जाएगा, उधर भी माइनस हो जाएगा, तो जब ऐसा लोगे तो एक्स और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स क्यूब जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो बी का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, समेशन एक्स वाई, जैसे पहले निकलता था आज भी, बी तो मिल जाएगा। अब बच गया कौन, ए और सी, ए और बी का वैल्यू बैठा लो इन दोनों में, बी का वैल्यू क्या करो, पहले में बैठा लो और व्हाट, दूसरे में बैठा लो। तो जैसे ही बी का वैल्यू दूसरे से निकाल के पहले और दूसरे में बैठा दिए, तो ये वैल्यू तो नंबर में आ गया, ये वैल्यू किस में आ जाएगा, तो ए और कौन रह जाएगा, इधर भी कौन रह जाएगा, दो इक्वेशन से ए और सी का वैल्यू निकाल दो, दो इक्वेशन से, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बैठा दो। फिर क्या करो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बैठा दो तो लिखा कहानी वही हूं। उसी पेज में नीचे लिख लो, फॉर कर्विलीनियर और व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेंशन मत लेना, वो स्क्वायर वाला पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि ए सब जगह सेम रहेगा। तो मुझे पी क्यू आर भी दे सकते थे। तो इट्स नॉट अबाउट कि ए एक्स स्क्वायर ही होगा, बस एक स्क्वायर के साथ होगा, एक एक्स के साथ है और एक ऐसे ही है। जैसे स्ट्रेट लाइन ए प्लस बी एक्स बोला, कुछ लोग बी एक्स प्लस सी भी लिखते हैं। ठीक है, होमवर्क इलस्ट्रेशन 15, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक बार खुद से ट्राई करना। चलो 6 मिनट का ब्रेक ले लो। अच्छा तुम लोग तो उधर जाएगा, सॉरी। इधर उधर है। हाँ जरूर, बैठ के पढ़ो तब तक। हम्म।